इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने अभिव्यक्ति माध्यम कक्षा 11th संचार किसे कहते हैं और संचार के तत्व ये पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे संचार के प्रकार। संचार के बारे में आप सभी जानते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं, विचारों या भावों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। ये कई प्रकार का होता है। सबसे पहले नंबर पर आता है सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार किसे कहते हैं? जिस संचार में संकेतों के जरिए संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया की जाती है, उसे सांकेतिक संचार कहते हैं। यह अशाब्दिक क्रिया है जिसमें बोलने और लिखने की जगह संकेतों, इशारों या प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हाथ ऊपर करके किसी को बाय करना, हाथ हिलाकर हाय करना। इसमें हाथ के हाव भाव, चेहरे के भाव और शरीर की भाषा का प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है मौखिक या शाब्दिक और अमौखिक या अशाब्दिक संचार किसे कहते हैं? मौखिक या शाब्दिक संचार से तात्पर्य उस क्रिया से है जिस किसी संदेश का आदान प्रदान करते समय किसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे शाब्दिक संचार या मौखिक संचार कहते हैं। जैसे रेडियो का प्रसारण करते समय या टीवी पर प्रस्तुति देते समय या लाउड स्पीकर पर उद्घोषणा करते समय जो बोलकर हम प्रयोग करते हैं, उस बोलने के लिए किसी भाषा का ही सहारा लिया जाता है, तो इसे मौखिक या शाब्दिक संचार कहा जाता है। अमौखिक या अशाब्दिक संचार। अशाब्दिक संचार से तात्पर्य उस क्रिया से है जब किसी संदेश को आदान प्रदान करने या विचारों या भावों का आदान प्रदान करते समय किसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि विचारों या भावों को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे माध्यम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रेखाचित्र के माध्यम से, शुभांकरों के माध्यम से, अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों से, आकृतियों से, संगीत, नृत्य, शारीरिक संकेत तथा अभिनय आदि के माध्यम से किया गया प्रदर्शन अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आता है। तीसरे नंबर पर आता है अंतःवैयक्तिक संचार। यह संचार का बुनियादी पहलू है। अंतःवैयक्तिक संचार स्वयं के साथ संचार होता है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। इसे आंतरिक भाषा भी कहा जाता है, आंतरिक संचार भी कहा जाता है। यह संचार का सबसे बुनियादी स्तर है। इसमें आत्मचिंतन और आंतरिक संवाद शामिल होता है। जैसे गलती करने के बाद खुद से सोचना, मैं अगली बार बेहतर काम करूंगा। दिन में जागते हुए सपने देखना, यह सोचना कि काम पर जाने के लिए हमें क्या पहनना है। किसी से कुछ मांगने से पहले उसके बारे में सोचना। तो ये था अंतःवैयक्तिक संचार, जब व्यक्ति स्वयं से बात करता है।
ईश्वर की इबादत करते समय, किसी विषय पर मनन करते समय, प्रार्थना करते समय, जब व्यक्ति स्वयं से ही संचार कर रहा हो तो उसे अंतःवैयक्तिक संचार कहा जाता है। चौथे नंबर पर आता है अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर मतलब दूसरा, अलग। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी सूचनाओं और विचारों या भावों का आदान प्रदान करता है, उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। जैसे किसी दूसरे व्यक्ति से कोई वस्तु मांगना, किसी दूसरे व्यक्ति से कोई कार्य करने के लिए कहना या दूसरे व्यक्ति से कुछ पूछना, ये सभी अंतर्वैयक्तिक संचार के उदाहरण हैं। नंबर 5 पर आता है समूह संचार। समूह संचार जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है, समूह मतलब दो से ज़्यादा व्यक्ति। समूह संचार का मतलब है 3 या उससे ज़्यादा लोग किसी साझा लक्ष्य को पाने के लिए जब बातचीत करते हैं तो इसे समूह संचार कहते हैं। जैसे किसी खेल की टीम के खिलाड़ियों के बीच संचार, कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में संचार, पंचायत में पंचों और उपस्थित लोगों के बीच में संचार, सभा में बैठे व्यक्तियों के बीच में संचार, या संसद में सांसदों के बीच में होने वाला संचार समूह संचार कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण आता है नंबर 6 जनसंचार। जनसंचार किसे कहते हैं? जब किसी यांत्रिक माध्यम का प्रयोग करते हुए सूचनाओं, विचारों या भावों को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, उसे जनसंचार माध्यम कहते हैं। इसमें यांत्रिक माध्यम से सूचना को बहुगुणित करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है। जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि। इस प्रकार से आज हमने कक्षा 11वीं की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में संचार के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये पढ़े, जो मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। जैसे सांकेतिक संचार, मौखिक और अमौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जनसंचार।